हेलो। तो आज अपन देखेंगे अपनी एल्कीन, है ना। तो देखो एल्कीन एल्कीन के बारे में देखो। एल्कीन का नामकरण तुम्हें आता है। एल्कीन को क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? एसिटलीन। क्या कहते हैं? एसिटलीन। एसिटिलीन कहते हैं सामान्य भाषा में। ये क्या होता है? एल्कीन क्या होती है? एल्कीन होती क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। एल्कीन होती है जो एल्कीन की खासियत क्या होती है? एल्कीन को ओलेफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन कहा जाता है। ओलिफिन कारण क्या है? विशेष गंध। क्या होती है इसमें? विशेष गंध होती है, इसलिए इसे ओलिफिन कहा जाता है। अब देखो एल्कीन बनाने की विधि क्या होती है। देखो एल्कीन बनाने की बहुत सारी विधियां होती है, पर अपन को पढ़नी कौन कौन सी है? पढ़नी बस वही है जो अपनी में इसमें दे रखी है। ठीक है। एल्कीन बनाने की विधियां, तो आज अपन है ना एल्कीन बनाने की सारी विधियां कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? सारी विधियों को कंप्लीट करेंगे अपन। एल्कीन बनाने की सारी विधियां कंप्लीट करेंगे आज। मुझे लगता नहीं है हो सकती है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं एल्कीन बनाने की विधि। तो पहली विधि है, देखो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि अब अपन करना सीख गए हैं ना काम। तो देखो एल्कीन बनाने की पहली विधि होती है एल्काइन से। एल्काइन से किससे? एल्काइन से। एल्काइन क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। तो देखो एल्काइन से जब एल्कीन बनेगी तो एल्काइन क्या होती है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी होती है। अब इसमें एल्कीन बनाने के लिए क्या करना होगा? अपन को जो ये पाई बॉन्ड है ये तोड़ना होगा। जैसे अपन एल्केन से एल्कीन बनाई थी ना, ये वही विधि है एल्केन से एल्कीन बनाने की। और फिर एल्कीन का आगे जाके एल अगर और H2 हाइड्रोजन और दे दो तो वो एल्कीन से एल्काइन बन जाती है। अरे यही विधि थी वो पहले अपन ने वहाँ एल्केन में पढ़ी, वो ही विधि है। इसमें क्या है? ये पाई बंद तोड़ेंगे और यहाँ एक H2 से रिएक्शन कराएंगे पैलेडियम की उपस्थिति में। NiPd कोई सा भी ले लो, Ni ले लो, Pt ले लो, Pd ले लो, कोई सा भी ले लो, है ना। इसकी उपस्थिति में तो ये हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। जुड़ते ही क्या बन जाएगी अपनी? ये एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कीन। ये रिएक्शन अपन ने एल्केन वो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में देखी थी। किसकी थी? नहीं, ये तो वो दूसरी वाली रिएक्शन है ना। ये पैलेडियम लिया जाता है ना, पैलेडियम लिया जाता है इसमें। ये दूसरी रिएक्शन है, सॉरी मैं कुछ और बता रहा था। इसमें भी यही होता है, पाई बॉन्ड टूटता है। हाँ, ये अपन ने उसमें देखी थी, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। हीट और हाइड्रोजनेशन पढ़ा था ना एल्कीन की। एल्कीन उसमें किसमें? GOC में, लास्ट में उनमें पड़ी थी ये वाली रिएक्शन, है। अब देखो पैलेडियम क्या है? पैलेडियम एक धातु होती है ना। है ना। पैलेडियम क्या होती है? धातु होती है ना। पैलेडियम यूज किया जाता है तो पैलेडियम क्या करता है? सबसे पहले H2 को अधिशोषित करता है। H2 को अधिशोषित करके फिर उसे रिएक्शन के लिए यहाँ काम में लाता है। ठीक है। अब इसमें देखो दो प्रकार की रिएक्शंस होती है। ये जो पैलेडियम होता है ना, इस पैलेडियम को, है ना, जो ये पैलेडियम होता है इसको लिया जाता है चारकोल। चारकोल क्या होता है? चारकोल कोयले का जो कीचड़ होता है ना, उसे कहा जाता है कोयले का कीचड़। कोयले का कीचड़ मतलब वो जो अरे यार क्या कहते हैं उसे, जो खनन प्रक्रिया से जो कोयला निकलता है ना, उस जो कीचड़ निकलता है उसको चारकोल कहते हैं, है ना। कीचड़, है ना। इसको अपन डामर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डामर कीचड़ी होती है, पर डामर और ज्यादा गंदा रूप होता है, मतलब कतई घटिया रूप डामर होता है। डामर से अच्छा रूप क्या होता है? चारकोल। समझ में आई बात है ना। तो ये चारकोल होता है। अब जब अपन कोई एल्काइन ले, समझो, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं एक बार पैलेडीकृत चारकोल, यानी चारकोल पर अधिशोषित पैलेडियम। चारकोल पर अधिशोषित पैलेडियम, इसको कहा जाता है पैलेडीकृत चारकोल। इसे क्या कहते हैं? पैलेडीकृत चारकोल। क्या कहते हैं? पैलेडीकृत चारकोल। और जो पैलेडीकृत चारकोल था उसे लिंडलार रिएजेंट कहते हैं। लिंडलार रिएजेंट।
यानी लंडलार अभिकर्मक कहते हैं, नाम ही कैसा ऐसा लिखा है ना। अब जब पहले डिकृत चारकोल की एल्काइन के साथ रिएक्शन की जाती है और H2 का योग किया जाता है, किसका योग, H2 का योग कराया जाता है, तो उसमें सदैव एक ही टाइप की वो प्रोडक्ट बनता है और वो होता है CH और ओनली सिस प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है भाई, सिस प्रोडक्ट बनता है। कारण इसकी मैकेनिज्म में होता है। क्या होता है, इसके मैकेनिज्म में होता है, जो अपने काम का नहीं है पर अपन को याद रखना है। पहले डिग्री चारकोल लिया जाए, उसे लंडलार रिएजेंट कहते हैं। लंडलार रिएजेंट की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए तो अपन को ओनली सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होता है भाई, सिस प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, सिस प्रोडक्ट। अब जो ये सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसकी जगह अगर अपन को ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो ट्रांस प्रोडक्ट लेने के लिए सोडियम प्लस लिक्विड, है ना, लिक्विड अमोनिया। इस लिक्विड अमोनिया को लिखने के कई तरीके होते हैं। देखो, लिक्विड अमोनिया लिखने का तरीका समझो। देखो, एक तो लिख देंगे Liquid लिक्विड अमोनिया, सीधा तरीका। एक हो सकता है NH3 एक्वस। क्या कह सकते हैं, NH3 एक्वस। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये लिक्विड अमोनिया में नहीं आता है। सॉरी, ये लिक्विड अमोनिया तो लिक्विड ही होता है, अमोनिया का ही लिक्विड होता है। किसका, अमोनिया का लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें पानी नहीं होता है ना। अब ये जो लिक्विड अमोनिया लिया है, इसकी रिएक्शन अपन करा दें, है ना, इसको ये बना देता है भाई। रिएक्शन क्या है, इसकी रिएक्शन इससे कराएं तो ये अपन को देता है ट्रांसएल्कीन। क्या देता है, ट्रांसएल्कीन। तो ये सिस प्रोडक्ट देता है, ये ट्रांस प्रोडक्ट देता है, ये अपन को याद रखना है। और जो ये पैलेडियम चारकोल लेने का कारण क्या है, ये जो चारकोल होता है ना, चारकोल, ये पैलेडियम की पावर को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है पावर को। जब इसकी पावर कम हो जाती है तो ये एल्कीन आगे H2 से रिएक्शन करके एल्केन नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है, एल्केन नहीं बनाती है, इसलिए पैलेडियम चारकोल लिया जाता है। ठीक है, पैलेडियम चारकोल लेने का कारण समझ में आया। पैलेडियम चारकोल लेने का कारण समझ आया। तो अब देखो, कुछ अपन रिएक्शंस करते हैं। अगर अपन अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को सोडियम के साथ लें तो अपन को ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। पैलेडियम चारकोल से हमेशा सिस प्रोडक्ट मिलेगा। ये बातें अपन को याद रखनी है। अब देखो, रिएक्शन कराओ। सबसे पहले करा दो इथाइन की रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं करा रहा हूँ पैलेडियम चारकोल से। अब इसमें कोई सिस ट्रांस का रोल नहीं है, सिस ट्रांस का कोई रोल नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगली रिएक्शन CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी कोई सिस ट्रांस का रोल नहीं है। इसमें सिस ट्रांस का रोल आएगा नहीं आएगा, कारण देखो, सिस ट्रांस का रोल कब आता है, जब चारों प्रोडक्ट अलग हो। यहाँ देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर दोनों एक जैसे आ गए डबल बॉन्ड पे, तो इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो इसमें चाहे पैलेडियम कार्बन लो, चाहे Na प्लस लिक्विड अमोनिया लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों रिएक्शंस में। अब आगे फर्क पड़ता है, CH3CH2 C डबल, है ना, CH3 और ये सॉरी ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो पहले करा रहा हूँ पैलेडियम चारकोल को। किससे, पैलेडियम चारकोल की रिएक्शन। तो इसमें जब रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, एक सिस प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, तो इसमें सिस सिमेट्री है, इसमें GI संभव है, तो सिस बनाओ। क्या बना दो, सिस ब्यूट 2इन। क्या बना दो, सिस ब्यूटेन। अब इसी की रिएक्शन अपन करा दें लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम के साथ, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 और CH3 OH, सॉरी, ये बन गया ट्रांसब्यूट 2इन। ठीक है, तो ये अपना
क्या किससे हो गई, एल्काइन से रिएक्शन बनाना हो गया ना। एल्काइन से बनाने के लिए क्या करना होगा अपन को, हाई ये देखो अब इस रिएक्शन की खासियत समझो, इस रिएक्शन की खासियत समझो। इसमें H2 का क्या हो रहा है, योग। तो ये एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता हो रही है। तो ये उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। कैटेलिटिकल हाइड्रोजनेशन है, कैटेलिटिकल हाइड्रोजनेशन है। ये अपन को बात समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके उत्प्रेरक की खासियत क्या है कि इसमें जो पैलेडीकृत चारकोल है वो चारकोल पैलेडियम की ताकत को कम करता है, जिससे ये आगे एल्केन में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। समझो मेरी बात, समझो। अपन ने देखो एल्केन निर्माण में अभिक्रिया पड़ी थी, एल्केन फॉर्मेशन पढ़ा था ना अपन ने, एल्केन निर्माण। तब अपन ने देखो अंश यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपन ने H2 का योग कराया था NiPT और PD की उपस्थिति में। तब अपन को एल्केन प्राप्त हुई थी। क्या, एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें अपन ने पैलेडीकृत चारकोल नहीं लिया। क्यों, क्योंकि देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो एल्कीन भी होता है। इससे पहले क्या बनता था, एल्कीन, है ना। इससे पहले ये बनेगा और इससे फिर डायरेक्ट ये बन जाएगा अपना सी सी सी, ये एल्केन बन जाएगा। तो इसमें पैलेडीकृत चारकोल नहीं लिया, ये रिएक्शन वही है पर इसमें थोड़ा रिएक्टेंट चेंज कर दिया है। एल्काइन से पैलेडीकृत चारकोल लिया है ताकि एल्केन ना बने। ये वही प्रोसेस है, कौन सी, जो एल्केन निर्माण की प्रक्रिया थी ना, उसमें वही पहले वाली प्रोसेस है अपनी। ये समझ में आई बात है, वही प्रोसेस है, सेम। ठीक है, अब देखो अपन ने अभी पढ़ा है लिंडलार रिएजेंट। ये क्या है, पैलेडीकृत चारकोल। पैलेडीकृत चारकोल। देखो लिंडलार रिएजेंट क्यों कहा इसने, क्योंकि लिंडलार वैज्ञानिक ने सबसे पहले पैलेडियम की पावर को कम करने का तरीका ढूंढा कि चारकोल में पैलेडियम को मिक्स करके तब रिएक्शन कराओ। तब अपन को एल्केन नहीं एल्केन प्राप्त होगी, मतलब रिएक्शन आगे नहीं होगी। पैलेडियम एक बार ही काम उत्प्रेरक का काम करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा। तो लिंडलार ने ये रिएजेंट खोजा था, इसलिए इसे लिंडलार रिएजेंट कहते हैं। पर लिंडलार रिएजेंट सिर्फ यही नहीं है, पैलेडियम चारकोल के साथ भी उसने लिंडलार रिएजेंट ने अभिक्रिया दी थी। उसने BaSO4 है ना, CaCO3 भी लिया था, इसमें मिक्स करके, इसी में इसको भी मिक्स किया था और इसमें एक और मिक्स किया था, क्यूनेलिन को, क्यूनेलिन को भी मिक्स किया था इसमें। ठीक है, क्यूनेलिन को भी इसने मिक्स किया था। क्यूनेलिन क्या होती है, ये होती है भाई, ये होती है क्यूनेलिन। इन सबको मिक्स करके लिया था, पर एनसीईआरटी में पहले लिंडलार रिएजेंट यही है, अदर बुक्स में है तो कोई काम का नहीं है। अब है एल्किल हैलाइड द्वारा रिएक्शन। तो दूसरी रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड से, देखो एल्किल हैलाइड से अपन ने एल्कीन भी बनाया था। अब अपन क्या बना रहे हैं, एल्कीन। जब एल्किल हैलाइड से अपन ने एल्कीन बनाया था, तब कौन सी प्रोसेस की थी अपन ने, बताओ। तो देखो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की प्रोसेस अपन ने 3 प्रकार से की थी। एक तो की थी कि सादा रिएक्शन कराओ एल्किल हैलाइड की Zn और डाइल्यूट HCl, है ना। Zn प्लस डाइल्यूट HCl ये क्या है, ये नवजात हाइड्रोजन देते थे, वो इससे जुड़ती थी और ये हट जाता था, ये बन जाता था RH, ये एल्कीन बन जाता था। ठीक है, बन जाता था। इस Zn और डाइल HCl को क्या कहते हैं अपन, इसको क्या कहते थे भाई,
है ना, ये रिएजेंट होता था, इसकी जगह और भी रिएजेंट लिए जाते थे। अब देखो इनकी क्रियाशीलता सब पड़ी थी अपन ने, एक बार पन्ना खोल लो वहीं पे। फिर अपन ने वुड्स रिएक्शन देखी, आर एक्स की रिएक्शन प्लस एन ए की रिएक्शन प्लस 2Na लिखे और एक्स और आर, इससे अपन ने एक उच्चतर एल्केन बनाया। फिर अपन ने आर सी डबल ओ एन ए की रिएक्शन भी देखी, है ना, वुड्स रिएक्शन देखी। फिर अपन ने सोडा लाइम बिकार्बोक्सिलेशन, ये तो आगे की बात हो गई। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की। लेकिन यहाँ एल्किल हैलाइड से अपन को एल्केन नहीं बनाना है, एल्कीन बनाना है। क्या बनाना है भाई, एल्कीन। तो ये एल्कीन निर्माण की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, एल्किल हैलाइड से क्या होती है, अच्छी प्रोसेस होती है भाई। है ना, तो इसमें देखो क्या होता है कि ये जो एल्किल हैलाइड होता क्या है वो समझो। देखिए मैं ले रहा हूँ CH3 और CH3 और Cl ले रहा हूँ, ठीक है। एल्किल हैलाइड X क्या हो सकती है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, R ग्रुप CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, R ग्रुप एल्किल हैलाइड तो यही होता है। तो अब देखो एल्किल हैलाइड की मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, एल्किल हैलाइड को समझो, ये है H H H, है ना, और ये CH3 और एक और लो CH2 CH और Cl, ये क्या बना दिया मैंने, CH3 CH2 Cl बना दिया, है ना। ये इथाइल हैलाइड है, ये क्या है, इथाइल क्लोराइड 2 कार्बन ना, तो इथाइल क्लोराइड। अब मैं एल्किल हैलाइड है ये, इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इस Cl को निकालना होगा। क्या होगा, Cl को निकालना होगा। अब Cl निकालना इतना आसान नहीं होता, कारण क्या है, इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ गए होते हैं। एक ध्रुवीय बॉन्ड होता है, क्या होता है भाई, ध्रुवीय बॉन्ड होता है। तो देखो ये कैसा होता है, एक ध्रुवीय बॉन्ड होता है ना, क्या होता है, ये एक ध्रुवीय बॉन्ड होता है। अब इसकी En बहुत ज्यादा होती है, Cl की, F की, Br की, I की, कार्बन से तो हमेशा ही ज्यादा होती है, इनकी En बहुत ज्यादा होती है। तो अब इस कार्बन पर आंशिकतः पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्या, न्यूक्लियोफाइल, मतलब Nu नेगेटिव वाली स्पीसीज अटैक करती है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे NO2 नेगेटिव हो सकता है, Cn नेगेटिव हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, जैसे OH नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ेगा और Cl और H निकल जाएगा और इससे डायरेक्ट बनेगी एल्कीन बन जाएगी। वो कैसे बनी कैसे नहीं बनी वो अपन एक रिएक्शंस के माध्यम, इसकी मैकेनिज्म के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से, मैकेनिज्म के माध्यम में समझेंगे। देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, ज्यादातर लिया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। किससे आता है ये, स्ट्रॉन्ग बेस से आता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका न्यूक्लियोफायर क्या होगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफायर है इसका, स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ OH नेगेटिव। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो ऐसे CH3 CH2 Cl और यहाँ OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस का, और इसमें थोड़ा ताप दिया जाता है और ये बन जाता है CH2 और यहाँ निकल जाता है HCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एसिड। क्या निकलता है, HCl निकल जाता है या H2O प्लस Cl नेगेटिव निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है ना। साइड प्रोडक्ट काम के नहीं होते हैं, ये काम का है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है, अभी अपन ने किसकी, फरार FR-SR रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी, वो त्रिपदीय रिएक्शन थी, 3 पद थे उसमें, है ना। लेकिन इसकी यानी एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनने की जो प्रोसेस होती है वो सिंगल स्टेप होती है। क्या होती है, सिंगल स्टेप। सबसे पहले होता क्या है इसमें, जो अपनी ये एल्कीन है ना भाई, ये एल्कीन है ना, क्या है, एल्कीन। अब देखो मेरी बात समझना, थोड़ी सी समझने की बात है ना।
इसकी जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत अच्छी होती है भाई, है ना। मुझे कुछ देख लेना तो, बस थोड़ा सा देख लेना तो। है ना। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझो और तुम इस रिएक्शन को ध्यान से समझो। अपने एल्किल हैलाइड लिया, ये कार्बन, ये और इससे लगा है ये Cl, ठीक है। Cl लगा हुआ कोई भी X लगा हुआ हेलोजन, है ना। और ये और ये और ये, ठीक है। अब समझो मेरी बात, Cl होता है, इसकी देखो साइन, इस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये अपन को पता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अभ्र बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से इस पर आंशिकता नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर आंशिकता पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं। तो जब ये जो OH नेगेटिव आता है, OH नेगेटिव आएगा तो एक बात बताओ, इसकी त्रिविम ज्यामिति समझो। OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा भाई? जो OH नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल है अपना, ये कहाँ अटैक करेगा? देखो न्यूक्लियोफाइल अपन को पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ कार्बन पर, कहाँ होगा भाई? कार्बन पर। कहाँ होता है भाई? कार्बन पर होता है। पर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो इस पर अटैक करता है? नहीं, वो अटैक करता है इसके संगत हाइड्रोजन पर। क्यों? कारण देखो, एक तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन अब्र बहुत बड़ा है Cl का, है ना। इलेक्ट्रॉन अब्र में 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इसकी नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस जो OH नेगेटिव आ रहा है ना, इसको हमेशा करता है प्रतिकर्षित। तो उसे इधर इधर तो आने ही नहीं देता, इस रास्ते से तो आने ही नहीं देता है इसे, ये आएगा इस रास्ते से, और इसके आसपास तो टिकने ही नहीं देता है इस OH नेगेटिव को। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण के कारण ये दूर जाके इधर जाता है, दूर, है ना। कहाँ जाता है? दूर। तो ये एंटी साइड से क्या करता है? रिएक्शन उल्टी दिशा में जाता है। कहाँ से रिएक्शन करता है? OH नेगेटिव उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में जाएगा, और ये OH नेगेटिव इस H को कारण देखो, देखो यहाँ से ये जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, किधर? इधर। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज रहता है इस हाइड्रोजन पर। कारण क्या है? प्रेरणिक प्रभाव लगेगा इन पर, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस Cl की तरफ खींचेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ? Cl की तरफ, है ना। प्रेरणिक प्रभाव, तो ये इसको लेके भाग जाएगा, किसको? इसको लेके भाग जाएगा। अब ये किसको इलेक्ट्रॉन लेके नहीं भागा, ये H+ को लेके भागा है, तो यहाँ से निकल जाएगा अपना H2O। क्या हुआ? H2O। अब मैं सिंगल स्टेप शब्द है, इसमें हुआ क्या? देखो ये तो बॉन्ड थे, और यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और ये Cl और ये नेगेटिव। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे, अब मैं इसको देखो, होता क्या है कि यहाँ ये H था, इसका ये बॉन्ड है वो टूट रहा होता है। क्या होता है? टूट रहा होता है ना। और ये बॉन्ड टूट रहा होता है ना। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, तो ये बॉन्ड बनाएगा इससे, और देखो Cl तुरंत इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है यहाँ से। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को Cl को देगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा, और ये टूटेगा, ठीक है। अब समझो इसकी संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें जो ये OH है ना, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड इधर का टूटेगा, फिर ये बॉन्ड बनेगा, कौन सा? ये वाला बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। ये इसकी संक्रमण अवस्था होती है। कैसे हुई मैं तुम्हें समझाता हूँ दोबारा। देखो हो क्या रहा है, अपने पास ये था Cl, ठीक है। इसको समझो, इस Cl के पास ये हाइड्रोजन था, इसकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, तो इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, खिसक रहे हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, इस पर आंशिक पॉजिटिव, और इस पर भी पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव आंशिक है ना। तो इसमें जो B नेगेटिव आ रहा है,
बी नेगेटिव कह दो या न्यूक्लियोफाइल कुछ भी कह दो, जो बी नेगेटिव आ रहा है वो पहली बात तो उल्टी दिशा से जाएगा और इस पर अटैक करेगा। जब वो इस पर अटैक करता है, तो मैं पूरे पूरे से समझा रहा हूँ, तो वो इससे बॉन्ड बनाता है। ये बी नेगेटिव जैसे ही इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये इसको लेके भागेगा। तुरंत इसके पास क्या होगा, जो सी है, ये Cl बहुत तगड़ी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तुरंत ही क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रखेगा, एक को यहाँ देगा, है ना। इसके पास भी तो आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ बॉन्ड बनेगा और Cl कहेगा कि यार अरे, तो कार्बन समझेगा कि मेरे ये कार्बन क्या सोचेगा कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, और 2 बॉन्ड इसके थे, 2 ये और ये एक, ये 5वां बॉन्ड बन रहा है इसका, 5वां। तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड अस्थायी है, क्योंकि इसकी एन बहुत ज्यादा है। क्या है, इसकी एन बहुत ज्यादा है कि खींच रहा है, तो ये इसको बॉन्ड को तोड़ देगा। तो हो क्या रहा है कि एक तो ये बॉन्ड टूट रहा है ना, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो इसकी एक संक्रमण अवस्था बनती है यहाँ से, और वो संक्रमण अवस्था कैसी होती है, ऐसी। इसमें ये H और ये B नेगेटिव, है ना, और ये इसका एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड बन रहा है, ये और ये बॉन्ड टूट रहा है। ये सब कुछ एक साथ होता है। क्या होता है, सब कुछ एक साथ होता है। ठीक है, ये इसको यहाँ लगा दो, चाहे इसको है ना यहाँ लगाओ, तो सही रहे। कौन सा, ये वाला Cl। अब देखो, इसमें ये बॉन्ड बन रहा होता है, ये टूट रहा होता है, ये बन रहा होता है, ये टूट रहा होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, संक्रमण अवस्था है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें इसके बाद तुरंत क्या होता है कि ये बंद टूट जाता है, तो BH यहाँ से निकल जाता है और ये बंद बन जाता है, ये और ये बंद टूट जाता है और ये बंद टूट जाता है, तो ये बन जाती है एल्कीन। क्या बनी है, एल्कीन। एक पद में ही संपन्न होती है क्योंकि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, एक ही पद में। अब देखो इसमें हुआ क्या क्या है, हुआ देखो, एक रियल एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हें। रियल एग्जांपल लिया मैंने, CH3CH है ना, और C और ये X है ना, और ये H और ये H। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, रियल एग्जांपल लिया, इस पर इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं NaOH से। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे क्या निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा। OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर तो इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज इधर से जाएगा नहीं, एंटी दिशा से जाएगा, एंटी दिशा से जाएगा और जाते ही इस H को ले जाएगा, OH नेगेटिव, है ना, क्या है, एंटी दिशा से गया, है ना, और OH नेगेटिव। देखो ये कार्बन क्या है, ये प्रतिस्थापी समूह है, इससे लगा ये कार्बन होता है अल्फा कार्बन, है ना, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये डेल्टा कार्बन हो गया। ऐसे ही तो कहते हैं अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, गामा कहते हैं गामा तीसरे नंबर के, फिर अगले को डेल्टा, ऐसे है ना, ये कार्बन कहते हैं। तो देखो ये अल्फा कार्बन, है ना, अल्फा कार्बन से जुड़ा बीटा कार्बन से जुड़े H, इसको कहते हैं बीटा H। क्या कहते हैं, बीटा H। क्या कहते हैं, बीटा H। तो ये बीटा H को लेके गया, जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो किसको लेके गया, बीटा H। तो इस कारण, है ना, जो बीटा H को लेके गया और इसने क्या बना दिया, H2O बना दिया। और यहाँ से ये वैस निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये निकल जाएगा। यही तो हो रहा है, CH3 CH और CH, ये H हो गया, हुआ कि नहीं, यही तो प्रोसेस हुई, एक कार्बन हुई, इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो भी बना लो चाहे तो। अब देखो इसमें साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, एक तो X माइनस निकल रहा है और एक BH निकल रहा है। क्या निकल रहा है, BH क्या, H2O, क्योंकि यहाँ OH लिया ना बने तो H2O निकलेगा। ठीक है, अब समझो, इसने देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के H को निकाला, किसको निकाला, बीटा कार्बन के बीटा H को निकाला है, किसको, बीटा H को, है ना। इसमें H कहाँ से निकला है, बीटा कार्बन से, कहाँ से निकला है इसमें H, बीटा कार्बन से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बीटा विलोपन। देखो H कहाँ से निकला है, बीटा कार्बन से, इसलिए इसको कह रहे हैं बीटा विलोपन है। और विलोपन को इंग्लिश में कहते हैं बीटा
एलिमिनेशन क्या कहते हैं भाई? बीटा एलिमिनेशन क्या कहते हैं भाई? बीटा एलिमिनेशन, है ना। अब देखो इसमें इसको क्या कहते हैं? इसका एक नाम तो क्या है? पहला नाम क्या है? बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरी बात देखो, जो ये जो क्षार है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक किधर कर रहा है? यहाँ तो Cl लगा हुआ है, यहाँ X लगा हुआ है, इसकी विपरीत दिशा में एंटी पोजीशन पर एंटी, देखो ये Cl लगा हुआ है, ये X लगा हुआ है, हैलाइड लगा हुआ है, इसकी विपरीत दिशा के H को, विपरीत दिशा के H को एंटी दिशा के, एंटी डायरेक्शन के, एंटी दिशा के लेके जा रहा है, तो इसको एक और नाम से कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन क्यों कहा? क्योंकि ये एक्स के विपरीत दिशा के एच को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? एंटी एलिमिनेशन, इसीलिए कहा। अब इसमें से देखो, इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन भी बाहर निकला, है ना, और इसमें से एक्स भी बाहर निकला। तो देखो हाइड्रोजन के निकलने को क्या कहते हैं? वी हाइड्रोजनीकरण। हेलोजन के निकलने को क्या कहते हैं? वी हेलोजनीकरण। तो इस रिएक्शन का एक और नाम है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या नाम है? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रोजन भी निकला और हाइड्रोजन भी निकला और हेलोजन भी निकला, इसलिए वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी समझ आ गया, इतना समझ आई बातें, ठीक है। अब इस देखो यहाँ आएगी थोड़ी काइनेमेटिक्स। क्या आएगी? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स इस रिएक्शन की गति की यानी ये इसकी स्पीड को बताएगा। ये रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, क्या होगी, कैसी होगी, ये कितने कोटि की अभिक्रिया होगी, ये सब ना इसको बताएगा। तो देखो इस रिएक्शन में जो, तो देखो इस रिएक्शन की गति की क्या होगी? गति की समझो। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? पहले तो ये NaOH से बेस बनेगा। क्या बनेगा? NaOH टूटेगा और क्या बनाएगा? Na प्लस OH नेगेटिव, यानी ये क्या है? बी नेगेटिव बेस है, बेस नेगेटिव बन रहा है। एक तो क्या बन रहा है? बेस नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। एक इसमें क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यानी जो एल्किल हैलाइड है ना, वो ये एल्किल हैलाइड कितना जल्दी टूटेगा इस पर निर्भर कर रही है। तो इसमें देखो एल्किल हैलाइड कितने लिए? एक। बेस नेगेटिव कितना लिया? एक। तो देखो बेस नेगेटिव एक, तो इन दोनों पर इसकी काइनेमेटिक्स निर्भर कर रही है। किस पर? इन दोनों पर। और जो ये किसके समानुपाती है? रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी अभिक्रिया के होने की दर के समानुपाती है। रेट ऑफ रिएक्शन दर के, अभिक्रिया की दर के। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट किस पर निर्भर है? RX की पावर 1 और B माइनस की पावर 1, क्योंकि ये दोनों एक ही लिए हैं, इन दोनों पर निर्भर कर रही है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1 और 1 2। अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 2। तो ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की रिएक्शन है, ठीक है। ये कैसी है? द्वितीय कोटि की रिएक्शन है। अब इसमें देखो, इसमें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना, तो इसमें दो चीजें निकल रही हैं। एक तो H निकल रहा है, एक OX निकल रहा है, एक H निकल रहा है, एक X निकल रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, विलोपन द्वि अणु का अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विलोपन द्वि अभिक्रिया, द्वि अणु विलोपन द्वि अणुक रिएक्शन। विलोपन द्वि अणुक रिएक्शन का मतलब E2 रिएक्शन भी कहते हैं इसका। इसका चौथा नाम क्या है भाई? यहाँ देखो E2 रिएक्शन। इसके बहुत सारे नाम है भाई, बहुत सारे नाम है। E2 रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या है? एक पद में पूर्ण हो रही है, अणुकता व कोटि समान है। इसमें क्या है? इसकी जो अभिक्रिया की कोटि है वही इसकी अभिक्रिया की अणुकता है। अणुकता और कोटि किसमें पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में, ठीक है। रिएक्शन की कोटि व अणुकता कितनी है? 2।
अभी तो यहाँ तो समझ लो, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं, OH नेगेटिव ले सकते हैं अपन, RO एल्कोहलिक नेगेटिव ले सकते हैं, NH2 नेगेटिव ले सकते हैं, एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं। देखो ये रहे, क्या ले सकते हैं, एल्कोहलिक KOH। ये जो एल्कोहलिक KOH कहीं भी तुम्हें दिख जाए, एल्कोहलिक KOH कहीं भी तुम्हें दिख जाए तो ये हमेशा कराता है विहाइड्रोजनीकरण। इसका काम, एल्कोहलिक कोएच का काम क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन को हटाना। क्या काम होता है इसका, हाइड्रोजन को हटाना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक अच्छा रिएजेंट है हाइड्रोजन हटाने वाला। तो देखो RX की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करेगी, सीधी सी बात है, इससे जो बनने वाला क्या होगा, इससे जो बनने वाली, इससे एल्किन गुण रखने वाली मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था के स्थायित्व पर, किस पर, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था के स्थायित्व, वो जो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का स्थायित्व, ये अपन अब बाद में देखेंगे। इसका त्रिविम रसायन मैंने तुम्हें बता ही दिया, एल्टी एलिमिनेशन वाला काम ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसकी क्रियाशीलता अपन कल पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है इतना, है ना। और क्या है भाई पढ़ने लायक इसमें, और तो कुछ भी नहीं है, और तो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो अपन कल करेंगे, ठीक है।